स्वागत है आप सभी का यूपी एनआरएचएम में एएनएम स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट में फॉर्म फिलअप संबंधी कुछ आप सभी की क्वेरीज थी। हमने यूपी एनएचएम को मेल भी किया था, फ़ोन कॉल भी किया था और जो कुछ भी वहां से रिप्लाई मिला था उसके आधार पर आपको सही जानकारी देने का प्रयास किया था। आज सुबह भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था और उसके बाद भी आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर हम एक बार नोटिफिकेशन के साथ आपको सारी चीज़ें फिर से बताने का प्रयास करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बस आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत करिएगा आप। और वीडियो को आप सबसे पहले प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर देंगे तो सभी तक सही जानकारी पहुंच जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी वही आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आप सभी क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप लैब टेक्नीशियन में आवेदन करना चाहते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप उसमें जितने प्रोग्राम हैं, अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग लैब टेक्नीशियन के पद हैं। इसी तरह से फार्मासिस्ट में कई प्रोग्राम में आप आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ नर्स में भी आप देखेंगे कई पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एएनएम में ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन में जहाँ पर पद है निर्धारित जिस प्रोग्राम में, तभी आप उस प्रोग्राम के तहत फॉर्म भर पाएंगे। अभी हम दिखाएंगे नोटिफिकेशन एक बार आपको। तो आप किसी भी प्रोग्राम से चाहे कितने भी फॉर्म आप भर सकते हैं। बस आप एक प्रोग्राम के लिए और एक पद के लिए, मान लीजिए आप कोई भी आपने एक प्रोग्राम सेलेक्ट किया और आपने एएनएम सेलेक्ट किया, तो उसमें आप केवल एक फॉर्म भरिएगा, उसमें दो फॉर्म गलती से ना हो जाए। वहाँ पर दिक्कत में भी दिक्कत हो सकती है, हालांकि दिक्कत होता नहीं है। उसमें जो आपका अर्ली मतलब जो लेटेस्ट वाला रहेगा, जो सबसे उसमें बाद में किया रहेगा आपने, उसी को मान्य कर लिया जाता है। फिर भी वहाँ पर आप एक ही आवेदन करें। लेकिन अलग प्रोग्राम है, एक पद है, एक पद के लिए आपने 4-5 प्रोग्राम में आवेदन करना चाहा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, मान लीजिए एएनएम है और स्टाफ नर्स है, अलग अलग प्रोग्राम में दोनों के लिए आप कर सकते हैं। चाहे जितने फॉर्म भर लीजिए आप, 8-10 फॉर्म भर दीजिए आप, बस आप एलिजिबल रहने चाहिए। तो एक ही मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल आईडी से आप अलग अलग पद के लिए अलग अलग प्रोग्राम में या सब प्रोग्राम में आप आवेदन कर सकते हैं। और फॉर्म में या नोटिफिकेशन में जहाँ पे आप आवेदन करने जाएंगे उसमें भी आप इंस्ट्रक्शन अगर पढ़ेंगे, हमने इंस्ट्रक्शन पूरा आपको दिखाया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप एक से अधिक आवेदन कर सकते हैं, मल्टीपल आप आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम डेट भी सबके अलग अलग ही रखे जाने की पूरी कोशिश होगी। लेकिन अगर किसी 2 एग्जाम अगर एक साथ पड़ जाते हैं और अगर आप दोनों में आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आपको कोई एक एग्जाम छोड़ना होगा। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते एनएचएम से कि सर आपने दोनों एग्जाम एक साथ क्यों कर दिया, एक ही शिफ्ट में या फिर एक ही दिन क्यों कर दिया। सेकेंड चीज़ यहाँ पर देखिए, जो ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है उस डेट तक आपका जो भी अर्हता, जो भी आपका कोर्स होना चाहिए संबंधित पद के लिए, उस कोर्स का फाइनल रिजल्ट भी आ चुका हो। भले ही मार्कशीट आपके पास, सर्टिफिकेट आपके पास, कुछ आपके पास होना चाहिए, उसमें से दोनों हो सकता है, कोई एक हो सकता है। जो आपके पास कोई एक रहेगा आप वही अपलोड कर दीजिए। अगर देखिए अभी यहाँ पर देखेंगे एक बार हम, क्योंकि सर्टिफिकेट न होने की दशा में प्रोविजनल ले लेते हैं, प्रोविजनल से काम चल जाता है। लेकिन मार्कशीट से भी ये स्पष्ट हो जाता है कि आपने वो कोर्स किया हुआ है, आप पास हैं उस कोर्स में। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए संबंधित काउंसिल का, बिना रजिस्ट्रेशन के आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे और देख लीजिए, उसके बाद हम फिर नोटिफिकेशन में चलेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है और ईडब्ल्यूएस है, किस डेट तक का होना चाहिए और पिता या पति किस पक्ष का होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो मेल, जो पुरुष कैंडिडेट है और जो गर्ल्स कैंडिडेट है, मतलब अविवाहित हैं, जो विवाहित महिलाएं नहीं, हमने कहा गर्ल्स के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, आप दोनों के लिए तो पिता पक्ष के ही सभी प्रमाण पत्र होते हैं। इवन कास्ट, निवास, ये सभी आपके पिता पक्ष के होते हैं। आधार कार्ड सब कुछ आपका पिता पक्ष का होता है। जब शादी हो जाती है उसमें पुरुषों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनका तब भी पिता का ही पक्ष का सब चलता है। लेकिन जो विवाहित महिलाएं होती फिर उनका पति का डॉक्यूमेंट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं पति के नाम से, वहाँ पे दिक्कत आती है। दिक्कत कब आती है? कास्ट सर्टिफिकेट के मामले में। पुरुष हैं या गर्ल्स कैंडिडेट हैं, आपका सब पिता का रहेगा, कोई दिक्कत आपको वहाँ पे पूछने की ज़रूरत नहीं है पिता या पति में, क्योंकि पति से कोई मतलब वहाँ पे नहीं है। विवाहित महिलाएं हैं, आपका बाकी तो चल जाएगा, डोमिसाइल है, आधार कार्ड सब चल जाएगा। लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा ये आपका पिता पक्ष से या पिता पक्ष की तहसील से आख्या लगवा करके अपने तहसील से भी बनवा सकते हैं, लेकिन उस कास्ट सर्टिफिकेट पे आपके पिता का नाम होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, अदरवाइज आपका मान्य नहीं होगा। ये हर भर्ती में सेम रूल होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में ऐसी कंडीशन नहीं है, अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित महिला हैं, आपके पति पक्ष की तरफ से बना है चल जाएगा। शादी नहीं हुई है, गर्ल्स कैंडिडेट है, तब तो आपके पिता पक्ष का देखा जाएगा। पुरुष हैं तो आपके पिता पक्ष का देखा जाएगा।
क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं, डेट कब का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, ध्यान से देख लीजिएगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस, ये दोनों प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद बने रहने चाहिए। इसके अलावा जो SC ST अदर कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर जो अदर विशेष आरक्षित के प्रमाण पत्र हैं या निवास प्रमाण पत्र है, थोड़े पुराने भी अगर है तो चल जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा पुराने ना हो। और हमने आप सभी को ये सजेस्ट किया था कि आप नया बनवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ स्टेट वाले फॉर्मेट में बनवाइएगा, स्टेट राज्य सरकार वाला, सेंट्रल वाले फॉर्मेट पर नहीं। जैसे SC में मान लीजिए, ST में जो जिस फॉर्मेट पे बनता है, क्योंकि उसमें जो केंद्र की जो गाइडलाइंस है उसी के अनुसार बनता है, तो वो तो आपका चल जाएगा। नोटिफिकेशन में फॉर्मेट भी दिया गया है, जैसे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का फॉर्मेट दिया गया है ना उत्तर प्रदेश सरकार वाला, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उसी फॉर्मेट पे बना होना चाहिए। डेट हमने बता दिया आपको 1/4/2022 को या उसके बाद का बना रहना चाहिए, और फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट से पहले का हो। बाकी जो निवास है या जो अदर कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST, ये थोड़े पुराने भी आपके चल जाते हैं, लेकिन मेरा सजेशन आप सभी से कि अगर आप नया बनवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनिएगा। अब इसमें डाउट ये हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपको आवेदन करना है फार्मासिस्ट के लिए, सपोज दैट। अब देखिए यहाँ पर फार्मासिस्ट के जो पद हैं NHMUM प्रोग्राम, NUHM प्रोग्राम में भी है। इसके बाद इसमें भी देखिए फार्मासिस्ट के पद हैं। फिर नीचे आप आएंगे तो इसमें फार्मासिस्ट के पद नहीं, तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। भले ही विकल्प वहाँ पर जब आप प्रोग्राम पे टिक करेंगे, भले ही उसमें ये वाला ऑप्शन आ जाए, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा उसमें आपके लिए पद भी होने चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। बिल्कुल क्लियर सुनिए, आप लास्ट तक सुनिए, आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सही जानकारी आप यहाँ पर सुनिए। फिर देखिए यहाँ पर कम्युनिटी प्रोसेस, इसमें केवल स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन है, तो ANM वाले और फार्मासिस्ट वाले आप इस प्रोग्राम के तहत आवेदन मत करिएगा। इस प्रोग्राम के तहत आपको आवेदन नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर सीटें नहीं हैं। RBSK में चारों ही पद के लिए यहाँ पर सीटें हैं। चाइल्ड हेल्थ में केवल और केवल स्टाफ नर्स के लिए, तो आप केवल स्टाफ नर्स के लिए ही फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन वाले में लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स और ANM और लैब टेक्नीशियन, ये अलग अलग प्रोग्राम है, तो यहाँ पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं उसी हिसाब से, मतलब जिस प्रोग्राम में आपके लिए पद हैं, ठीक है, उसी हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। और ध्यान दीजिएगा, आप जैसे कोई एक पद हो गया ANM, इसमें जितने प्रोग्राम में आपके लिए सीटें दी गई हैं, आप हर प्रोग्राम से आवेदन कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन, जितने प्रोग्राम के तहत आपके लिए सीटें दी गई हैं, आप हर प्रोग्राम के तहत आप फॉर्म भर सकते हैं। फार्मासिस्ट, एलोपैथिक फार्मासिस्ट वाले, जितने प्रोग्राम में आपके लिए सीटें हैं, आप हर प्रोग्राम के तहत आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ नर्स वाले भी इसी तरह से। अब आप सभी को क्लियर है, और सिंगल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आप सभी आवेदन कर सकते हैं, अलग अलग आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही ईमेल आईडी पर सभी पासवर्ड आपके आते रहेंगे, एक ही मोबाइल नंबर पर जितने प्रोग्राम के लिए आप अलग अलग आवेदन करते हैं, सभी की सभी के आईडी और सभी के पासवर्ड आपके मोबाइल और आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएंगे। और ये दोनों मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको संभाल के रखना है भर्ती रिक्रूटमेंट की बिल्कुल पूरे होने तक। अब अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो कुछ चीज़ें आप और देख लीजिए ध्यान से। और एक चीज़ और है, आरक्षण का लाभ केवल और केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा, मतलब पिता आपके उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए तभी आपको लाभ मिलेगा। अदर स्टेट क्या है, फॉर्म आप भर सकते हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आप अनारक्षित में आएंगे, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 12 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं रह गया है। अगर आपने अभी तक आवेदन न किया हो, या आपने हर प्रोग्राम के लिए जहाँ जहाँ पर आपके पद के लिए सीटें हैं आवेदन न किया हो, तो आप अभी कर लीजिए लास्ट डेट का, बिना इंतजार करते हुए। फिर बाद में सर्वर डाउन हुआ, कुछ दिक्कत हुई, आप आवेदन कर पाए कि ना कर पाए, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट फीमेल जो विवाहित महिला है उनके लिए पिता पक्ष का चलेगा, चाहे गर्ल्स कैंडिडेट रहेंगी तो उनको तो पिता पक्ष का देना ही देना है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस, ये आपका 1/4/2022 को या उसके बाद के होने चाहिए, और आवेदन की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। इसके लिए एक सेपरेट नोटिस भी जारी हुई थी नेक्स्ट डेट में, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया था ये उसके अगले दिन, वो भी हमने आपको दिखाया था। कोविड वाला अगर आपके पास रहेगा तो आपको उसका वेटेज मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। और कोविड वाला आपको ध्यान ये देना है कि ये आपका कहाँ से बना होना चाहिए, डिस्क्राइब्ड डिस्ट्रिक्ट, माफी चाहूँगा, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड इन सच अ मैनर एज जनरेटेड थ्रू पोर्टल बाय द डिपार्टमेंट, ठीक है। जो आपके डिपार्टमेंट से या जो जिले में जो डिपार्टमेंट होता है, विभाग है, जो वहीं से आपको ये जारी करवाना होता है, और इसमें QR कोड वाला ही सर्टिफिकेट रहेगा, तभी वो वैलिड माना जाएगा।
ओनली QR कोड बेस्ड सर्टिफिकेट जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल इशूड बाय कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, यानी संबंधित जिले के ऑनलाइन पोर्टल द्वारा QR कोड वाला प्रमाण पत्र जो जारी किया जाएगा कोविड में अनुभव वाला। और इसमें देखिए कोई समय सीमा नहीं दिया गया है, ठीक है। आपने अभी 6 महीने पहले का आपका है, साल भर पहले का आपका है, 1.5 साल पहले का आपका है, 6 मंथ 1 साल और 1.5 साल के हिसाब से वेटेज मिलना है, कोई समय सीमा नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपने स्टाफ नर्स के लिए आवेदन किया, स्टाफ नर्स में डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी मतलब GNM या फिर BSc नर्सिंग हो गया। इसके अलावा नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है आवेदन की लास्ट डेट तक, ठीक है। ANM है, इसी तरह से आपके लिए ANM का कोर्स हो गया और काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट का या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला। फार्मासिस्ट में देखिए D फार्मा या फिर डिग्री इन फार्मेसी होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं दिया है, इसमें उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए आवेदन के लास्ट डेट तक। लैब टेक्नीशियन है तो डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT या फिर इंटरमीडिएट 10+2 इन साइंस विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसके अलावा डिग्री या डिप्लोमा इज बीइंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम UP स्टेट मेडिकल फैकल्टी, ठीक है। तो इसमें ये जो रजिस्ट्रेशन मांगा गया है ये भी आपका अनिवार्य है एलिजिबिलिटी के अंतर्गत। बाकी में जो कोर्स आपका ANM हो गया, GNM हो गया, यहाँ पे लिखा है ना, बाई एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन जो है, सभी में रजिस्ट्रेशन जो है स्टेट वाला जो होता है स्टेट काउंसिल का, ध्यान दीजिएगा रजिस्ट्रेशन वाले में, ठीक है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, शायद बताने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई। इसमें जो आपका कोर्स है, जैसे ANM किया है आपने, GNM किया है आपने या BSc नर्सिंग आपने किया हुआ है, तो आपका किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, स्टेट का हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो। इसी तरह से यहाँ पर देखिए मांगा गया, बाकी जो रजिस्ट्रेशन आपका है जो स्टेट काउंसिल वाला रहेगा, संबंधित काउंसिल वाला रहेगा, केवल और केवल आपका वही वैलिड होगा, स्टेट काउंसिल वाला। उसके अलावा आप कोई मत लगाइएगा अदर स्टेट का या फिर कोई और INC वगैरह वाला मत लगाइएगा, आप स्टेट काउंसिल वाला, ध्यान से सुन लीजिए, स्टेट काउंसिल वाला आप सभी इसको लगाइएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है बिल्कुल क्लियर कि फॉर कैंडिडेट्स हु फील्ड मल्टीपल एप्लीकेशंस, अगर आप एक से अधिक फॉर्म भरते हैं और अगर आपके जो एग्जाम NHM रिजर्व द राइट टू शेड्यूल ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन अ सिंगल या मल्टीपल शिफ्ट, मतलब हो सकता है कि एक शिफ्ट में एक दिन में एक से अधिक एग्जाम हो और आपने उन दोनों के लिए आवेदन किया हो, यानी 2 प्रोग्राम के आवेदन आपके एक दिन एक शिफ्ट में पड़ जाए, तो फिर वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें दोनों एग्जाम देने हैं, कैसे भी आप करिए अरेंज, तो वहाँ पे आपको फिर एक एग्ज़ाम ही देने पड़ेंगे, एक एग्ज़ाम आपको स्वेच्छा से छोड़ना पड़ेगा। बाकी आप आवेदन आप अलग अलग पद के लिए अलग अलग प्रोग्राम में आप कितने भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक पद एक प्रोग्राम के लिए एक से अधिक आवेदन आपको नहीं करना है। इसी तरह से जो जिले का प्रेफरेंस देना है उसमें वो भी आप मोर देन 1 दे सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल एंड सबमिट द डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस फॉर एम्प्लॉयमेंट पोस्टिंग, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन वुड बी डन इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन केस ऑफ अनफिल्ड डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस रैंडम डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन विल बी डन। अगर आप एक से अधिक जिले भरते हैं तो उसमें मेरिट के आधार पर आपको, जैसे आपने जो पहले भरा होगा, आपकी मेरिट से किसी ज़्यादा मेरिट होंगे तो उसको पहले प्रेफर करेंगे वो जिला देने के लिए आपको बाद में, तो इसी तरह से आपको जिला एलोकेशन होगा। और अगर आप कोई भी जिला नहीं भरते हैं तो आपको कोई भी जिला मिल सकता है पोस्टिंग के लिए। यहाँ पर एक चीज़ आप और देख लीजिए ध्यान से, जो आपने पूछा था ना कि जो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर उसमें मार्कशीट अपलोड करें, जैसे यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ सिग्नेचर हो गया, इसके अलावा देखिए पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल फॉर एज प्रूफ, मतलब यहाँ पे देखिए और लगा है ना, या तो आप सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं, एक रिलेटेड डिप्लोमा या फिर डिग्री जो आपने किया हो, रिलेटेड वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम रिस्पेक्टिव काउंसिल। और ध्यान दीजिएगा ये जो काउंसिल है सभी के सभी स्टेट वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपका जो कोर्स है ना, जहाँ पर लिखा है कि आपके स्टेट का हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वो तो आपका मान्य हो जाएगा, लेकिन आपका वो जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो सभी की सभी आपके संबंधित स्टेट काउंसिल का, उत्तर प्रदेश का ही केवल मान्य होगा, ना तो अदर स्टेट का, ना ही जो आपका INC वाला होता है, केवल और केवल स्टेट काउंसिल का। इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी को।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर जैसे मान लीजिए कहीं पर आपके पास डिग्री नहीं है, उसका प्रोविज़नल आपको बनवाना होता है अपने इंस्टीट्यूट से, प्रोविज़नल बन जाता है, 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, प्रोविज़नल आप जमा कर सकते हैं। मान लीजिए अगर अभी आपके पास नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बस आपका रिजल्ट आ गया हो, कम से कम मार्कशीट आपके पास हो, साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन आपके पास हो, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया हो संबंधित काउंसिल का, तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं और आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछें, और कोई भी गलती मिस्टेक फॉर्म भरने में मत कीजिएगा। दोबारा संशोधन का मौका नहीं मिलने वाला है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में यहीं पर। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ पूरा ज़रूर सुना करिए, और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर देंगे तो सभी तक सही जानकारी पहुंच जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।